यस फ्रेंड्स, हम लोग जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर के क्या क्या असर पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप एक कांस्टेंट वोल्टेज लगा के काफ़ी देर तक सर्किट में करंट भेजते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एक्चुअली करंट कम हो जाता है क्योंकि वोल्टेज सेम है। सवाल ने कुछ कहा नहीं है पर ऑब्वियसली तो वोल्टेज सेम मानेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कहा है, हम मान रहे हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो V इक्वल टू आई आर, और अगर V कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू 1 बाय I, तो R प्रोपोर्शनल टू I टू द पावर -1, सो डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I बाय I। और अगर ये प्लस ये डिक्रीजेस बाय 2% बोला है, करंट डिक्रीजेस बाय 2%, तो ये माइनस और -2 होगा, इसलिए +2%। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 2%। इसके पूरे कारण है कि जब वो करंट को किसी रेजिस्टर में थोड़ी देर के लिए बहने देते हैं, लॉन्ग टाइम एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट इज अलाउड टू फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इस बीच कॉलिजन्स तो हो ही रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो कॉलिजन उनके हो रहे होंगे, तो इस बीच टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट में लॉस होगी कॉलिजन्स के कारण, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, RT = R0 × 1 + अल्फा डेल्टा T। मेटलों में टेम्परेचर का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा। वही हुआ है यहाँ पे। टेम्परेचर राइज के कारण हमने बोला करंट डिक्रीजेस बाय 2%। करंट जब लंबे समय के लिए जा रहा है और वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ये है रेजिस्टेंस 2%, करंट 2% कम हो गया इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस 2% बढ़ा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब हम वोल्टेज कम कर रहे हैं तो फिर सर्किट में करंट भी कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो जितनी हीटिंग होती थी ना वो अब कम होगी। And after a long time, it is found that current in the circuit decreases by 16%. अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता तो फिर वोल्टेज के 20% कम होने से करंट भी 20% कम होता, पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली। अगर यूजुअली क्वेश्चन कहता है इग्नोर द टेम्परेचर इफेक्ट्स, पर अगर वो टेम्परेचर इफेक्ट्स इंक्लूड किए जाएं तो फिर ये है कहानी। आर ये है डेल्टा R बाय R इज डेल्टा V बाय I माइनस डेल्टा I बाय I। और भाई 20% थोड़ा बड़ा चेंज है, पर चलिए सिंपलिसिटी के लिए, एक अंदाजे के लिए 20% के लिए भी इसी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला वैसे छोटे चेंजेस के लिए वैलिड होता है खाली। तो अब क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज हुआ 20% से, तो -20, और वोल्टेज आपने कम लगाया तो करंट भी कम जा रहा है, तो करंट मान लीजिए 16% कम हो गया है, दिया डिक्रीजेस बाय के लिए माइनस डाल दिया मैंने, तो एक्चुअली रेजिस्टेंस में 4% की कमी आई। ये लीनियर वेरिएशन नहीं, ऐसा लिख दीजिए कि रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज लीनियरली विद वोल्टेज। रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज लीनियरली विद वोल्टेज, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और वोल्टेज कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज 20% कम किया तो रेजिस्टेंस 20% कम नहीं हो गया। कहता बल्ब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब शायद उस समय वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, रूम टेम्परेचर पे। यार उस समय बोला उसने 100 वॉट ले रहा है, तो बस जस्ट हमने स्विच ऑन किया ही है, एक बल्ब को जस्ट स्विच ऑन किया ही है अभी, उस समय वो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब राइजेस टू 854 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं ना, ये विजिबल लाइट एमिट करते हैं, और इसलिए क्योंकि उनका टेम्परेचर करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर मैं इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करूं, एलईडी वगैरह की बात ना करूं, अभी आपसे मर्करी वेपर लैंप की भी बात ना करूं, इनकैंडेसेंट लैंप में जो टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
तब जाके वो विजिबल लाइट एमिट करता है, ठीक है, सफिशिएंट इंटेंसिटी की। तो खैर इसका टेम्परेचर अभी फिलहाल हमने मान लिया बढ़ के 854 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ये रियल कंडीशन है। एक्चुअली फिलामेंट का रेजिस्टेंस, फिलामेंट का टेम्परेचर इस रेंज में हो जाता है, और अल्फा की वैल्यू है 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन आर एंड व्हाट इज द न्यू पावर। काफी समय तक आपने सर्किट में करंट भेजा, उस वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, तो R2 by R1 is equal to R0 to 1 plus alpha T upon A1 plus alpha T। R2 है तो इसके सामने नया टेम्परेचर 854 और R1 के सामने पुराना टेम्परेचर 27। इसमें सारी कैलकुलेशन सेंटीग्रेड में होती है। सॉल्व करने पे आंसर आया 2। रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है वो 100% है। रेजिस्टेंस डबल हो गया तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज 100% है। हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर हमने इसको 30 मान लो और इसको 900 मान लो, इसको 900 मान लो, तो टेम्परेचर करीब 30 टाइम्स हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में बात नहीं कर रहा। टेम्परेचर 30 टाइम्स हुआ है और रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स ही हुआ है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में ये ग्राफ बनता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता तो है पर ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर ऐसा कोई बहुत सुपर मेजर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। आप करंट भेजेंगे, कॉलिजन्स होंगे, हीट डिसिपेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस में जो राइज होता है वो किसी भी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो राइज इन टेम्परेचर है, ना तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्ट बी में निकालना है न्यू पावर, तो पावर का फॉर्मूला है V²/R। शायद इसने वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखा है अब की बार, क्योंकि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बस जो भी करंट जा रहा है वो अब काफी लंबे समय के लिए जा रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो पावर P2/P1 is equal to R1/R2। so P2/P1 is equal to R0 into 1 plus alpha T2 upon R0 into 1 plus alpha T1। ऐसा नॉर्मली किसी न्यूमेरिकल में आपको पावर को कैलकुलेट करना चाहिए अगर उसने टेम्परेचर, अगर अल्फा दिया है तो। अगर अल्फा नहीं दिया तो इसको टोटली इग्नोर करना है, आपको मानना है कि नहीं टेम्परेचर का इफेक्ट्स हैव बीन नेग्लेक्टेड। अल्फा की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में नहीं दी तो इस तरफ आपका दिमाग ना जाए, बट सच तो यही है कि ये बाद में रेजिस्टेंस ये 1 R1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो P2 आएगा 100/2, 50 वॉट। सच्चाई तो यही है कि जैसे जैसे एक बल्ब 1-2 घंटे से जल रहा है, जितनी ज्यादा देर तक बल्ब जलेगा ना तो उसका पावर कम होता चला जाएगा। बल्ब को आपने अगर एक स्विच ऑन किया है तो 2-3 घंटे बाद उसे स्विच ऑफ कर दें, ठंडा होने दें और शायद दोबारा जलाएं। ये प्रैक्टिकल फिगर्स हैं, इतना फर्क पड़ता ही पड़ता है। सारा डेटा एक्चुअल है, सारी वैल्यूज प्रैक्टिकल हैं। जब बल्ब कोल्ड है, जब उसका ये उसका कोल्ड है, जब बल्ब कोल्ड है तो उसका पावर इतना है, और जब हॉट बल्ब हो जाता है तो फिर उसका पावर कम हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एक हॉट टंगस्टन फिलामेंट जो है उसका रेजिस्टेंस उसके कोल्ड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, तो हम जानते ही हैं टेम्परेचर करीब उसका 227 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, उससे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिलामेंट का टेम्परेचर एक्चुअली चला जाता है। उसका कोल्ड रेजिस्टेंस अलग होता है, उसका हॉट रेजिस्टेंस अलग होता है। तो व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 लैम्प व्हेन नॉट इन यूज, जब इसे आप यूज नहीं कर रहे हैं
मतलब जो डिजाइन फैक्ट्री से बन के आया है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस इंक्लूड किया है, बाद में टेम्परेचर के कारण ये रेजिस्टेंस चेंज होता है। देखिए पहले ये जो जो बल्ब का P = V²/R से जो रेजिस्टेंस आता है ना, ये बल्ब का हॉट रेजिस्टेंस आता है। ये तब जब बल्ब 100 वाट का पावर डिलीवर कर रहा होता है, जब बल्ब 100 वाट का पावर डिलीवर कर रहा होता है, तो R है V²/P। ये जो R आएगा ना, रेटेड वैल्यू से जो R आएगा ना, वो हॉट रेजिस्टेंस आएगा। तो V² ये हो गया और पावर हो गया 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। R = V²/P, P = V²/R। तो हॉट रेजिस्टेंस है 400 ओम, ये हॉट रेजिस्टेंस है। तो कोल्ड रेजिस्टेंस इससे कम होगा, और वो बोल रहा है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये 4 टाइम्स है, तो जब ये ठंडा था तो रेजिस्टेंस 100 ओम था, इतना फर्क पड़ जाता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड करीब हुआ। शायद टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 टाइम्स बढ़ा, पर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ा। जो डेल्टा आर है is not directly proportional to delta theta, and is also not directly proportional to applied voltage। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे या आप करंट बढ़ाओगे, किसी भी तरह आप बल्ब का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो, बट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बढ़ेगा। वोल्टेज में चेंज बहुत ज़्यादा होगा, करंट में चेंज बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर में चेंज बहुत ज़्यादा होगा, पर रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो बहुत मेजर, कोई सुपर मेजर नहीं हो पाएगा। इतना चेंज भी काफ़ी बड़ा चेंज है कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स 5 टाइम्स दैट ऑफ इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि रेटेड कंडीशन से जो रेजिस्टेंस आता है वो उसका बल्ब का हॉट रेजिस्टेंस होता है। जब वो इतना पावर डिलीवर कर रहा होता है उस समय का ये रेजिस्टेंस होता है। ये एक थियोरी का क्वेश्चन है, अ बल्ब बिकम्स डिम विद एज। शायद बाद में वो रोशनी धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, इसे एक्सप्लेन करिए। थियोरी का क्वेश्चन है। हाँ, मैं यहाँ ये नहीं कर रहा कि एक बल्ब को हमने 10 घंटे 20 घंटे यूज कर लिया, उस समय की बात नहीं कर रहा मैं। एक बल्ब को कंटिन्यूसली आप 10 घंटे ऑन करेंगे तो हाँ उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर कम होगा। मैं कह रहा हूँ कि अब बल्ब बस अब बल्ब बता देता है कि अब बदल दो मुझे, तो इंडिकेशन देता है। उसके पहले वो थोड़ी थोड़ी रोशनी उसकी कम हो जाती है मरने के जस्ट पहले, विद एज। एक्चुअली उसका रीजन ये है कि इतने हाई टेम्परेचर तक जब आप जाते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह पे, नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा रखते हैं ताकि मेल्ट ना हो जाए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टंगस्टन इसीलिए लेते हैं जिस क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो मेल्ट ना हो जाए इसलिए हम टंगस्टन वगैरह लेते हैं। अब क्या होता है, हाई टेम्परेचर्स पे ये मेल्ट नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा एवोपरेट हो जाता है, और एवोपरेट हो जाने से ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। फिलामेंट पतला हो जाता है, एरिया इसका डिक्रीज हो जाता है परमानेंटली। एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग। आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो जो रेजिस्टेंस है वो परमानेंटली इंक्रीज होता जाता है, ये इसमें परमानेंट चेंज आता है। और फिर पावर का फॉर्मूला है V²/R, और रेजिस्टेंस बढ़ चुका है तो अब बल्ब का पावर कम हो गया है। विद एज एक अलग चीज थी, उसमें कोई फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन में चेंज हो गया है। फैक्ट्री से जो रेजिस्टेंस बन के आया था, अब रेजिस्टेंस उससे बढ़ गया है। हाँ, कंटिन्यूस यूज के कारण जब बल्ब हॉट हो जाता है, अगर मैं पूछता हॉट बल्ब डिम हो जाता है तो उसका क्या कारण है, तो फिर आप बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ तो एरिया कम हो गया क्योंकि उसका फिलामेंट एवापोरेट हो गया हाई टेम्परेचर के कारण। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब changes with temperature
if an electric bulb rated at 220 volt and 100 watt is connected to 220 to 0.8 voltage source, शायद मैंने applied voltage 20% कम किया है, applied voltage 20% कम किया है, its actual power will be, ये चार ऑप्शंस हैं, एक स्टार देने लायक क्वेश्चन है। देखिए जो वोल्टेज आपने लगाया है वो 20% कम है। एनीवे P2 by P1 is equal to V2 square by V1 square into R1 by R2, क्योंकि P का फॉर्मूला है V square by R। तो P2 यानी जब हमने वोल्टेज कम लगाया तो टेम्परेचर कम हो गया, पुराना पावर था 100 वाट, तो V2 है 220 into 0.8 का स्क्वायर और पुराना वोल्टेज था 220 स्क्वायर, और R1 मतलब ये शायद जब 220 लगाया था R हॉट लिख लेता हूं उसको, और R2 मतलब R कोल्ड। जब आप वोल्टेज कम लगा रहे हैं तो करंट कम जाएगा तो हीट कम पैदा होगी, तो मैंने उसे R1 और R2 के बजाय R हॉट और कोल्ड लिख लिया, क्योंकि अब मैं वैल्यूज डालने में गलत नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। तो जो P2 का 100 है ना, ये है 0.8 का स्क्वायर इंटू R हॉट अपॉन R कोल्ड। सो P2 है 100 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू R हॉट अपॉन R कोल्ड। अब आप जानते हैं ये फिगर 1 से तो थोड़ा बड़ा ही आएगा, जो R hot upon R cold है that is greater than 1, so P2 is greater than 100 into 0.8 square। तो मैं भी क्योंकि ऑप्शन इस तरह से दिए तो मैं भी इसके आगे नहीं जा रहा, P2 इससे तो बड़ा आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो कम से कम नहीं है, 100 into 0.8 स्क्वायर से तो ये ज्यादा आएगा, बाकी शायद अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। ये तो पक्का है कि अगर रेजिस्टेंस सेम रहता, तो पावर इतना होगा, पर पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो अब पावर थोड़ा ज्यादा आएगा। आपने वोल्टेज कम लगाया है, करंट कम जा रहा है, हीट कम पैदा हो रही है, तो अब रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है, तो पावर अब थोड़ा ज्यादा आएगा। अब वोल्टेज 0.8 टाइम्स लगाओगे तो पावर 0.8 स्क्वायर होगा। अगर सवाल ये ना कहे कि रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब चेंजेस विद टेंपरेचर, तो आप बस इसको 1 मान लोगे और सीधे आंसर दे दोगे 100 into 0.8 स्क्वायर, पर एक्चुअली आंसर 100 into 0.8 स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है। ये तो हम डिसाइड कर ही चुके हैं कि जो P2 है दैट इज इक्वल टू 100 into 0.8 स्क्वायर into R hot upon R cold। अब हम दो सिचुएशंस ले लेते हैं। एक तो ये मान लेते हैं कि when voltage decreases by 20%, R also decreases by 20%। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप होंगे तो, हालांकि ये होता नहीं है, पर चलो मान के देखते हैं कि रेंज क्या आ रही है, आंसर कितना आ रहा है। तो P2 हो जाएगा 100 into 0.8 स्क्वायर into R hot upon R cold। सो ये R अपॉन 0.8 R हो जाएगा जो कोल्ड रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अगर 20% कम हुआ तो सपोज रेजिस्टेंस भी 20% कम हो रहा है, इन दैट केस पावर आ जाएगा 100 into 0.8 वाट, तब पावर आ जाएगा 100 into 0.8 वाट। पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। अगर जितना वोल्टेज कम हुआ है उतना ही परसेंट रेजिस्टेंस भी कम हो जाए तो ये आंसर आ जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं। मुझे ये मालूम है कि व्हेन वोल्टेज डिक्रीजेस बाय 20%, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय से 4%। वोल्टेज अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अभी अभी हमने न्यूमेरिकल में ये वैल्यू 4% लाए थे। अब इसको वैल्यू को डाल के देखते हैं। अब जो पावर होगा वो होगा 100 into 0.8 स्क्वायर into R hot upon R cold। इसको मैं ले लेता हूँ R upon 0.96 R, ये हो जाएगा 100 into 64 upon 96।
ऐसी कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैंने वैल्यू ले लिया, पर आप जानते हैं कि वैल्यू ये सही है कि जब वोल्टेज 20% डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस एकदम से पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है। जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो कंस्ट्रक्शन का एक कांस्टेंट है ना, फिलामेंट तो है ना अंदर। अगर हम वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इसलिए ये डायरेक्टली डिक्रीज नहीं होते। ये जब 20% डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस कम तो होगा पर थोड़ा सा, इसलिए अगर 32 से डिवाइड कर दूं तो ये 2/3 आ गया, ये 66.6 वाट आ गया, और 100 into 0.8 स्क्वायर मतलब 64 वाट। तो आंसर 64 वाट से तो ज्यादा है, पर यह 100 into 0.8 मतलब 18 वाट। तो आंसर जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाया करेगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इसलिए वो बोल रहा है ये 100 वाट। तो फिर ये भी गलत था, ये भी नहीं हो सकता, एलिमिनेशन टेक्निक ज्यादा लगाओ इसमें। और कॉन्सेप्चुअली आप समझते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता तो पावर ये होता, पर रेजिस्टेंस भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो पावर थोड़ा बढ़ रहा है, पावर थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता तो आंसर ये आता, पर रेजिस्टेंस घटा, हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो पावर थोड़ा बढ़ा। मैक्सिमम अगर सब 20% होता तो ये आंसर आता, तो ये अपर लिमिट है। अगर वोल्टेज 20% घटेगा और अगर सपोज रेजिस्टेंस भी 20% घट रहा है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो आंसर ये आता, और इतना तो होता नहीं है, इससे कम होता है, इसलिए आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, राइट। ये थियरी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन द मटेरियल ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडिसेंट बल्ब। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि इनकैंडिसेंस के लिए हम लोग जिन टेम्परेचर इसमें क्रिएट करते हैं दे आर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू इवन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। जिस टेम्परेचर तक फिलामेंट जाता है उससे रेजिस्टेंस, उससे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब असली बात यह है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है कि हम हाई रखेंगे कि लो रखेंगे। देखो, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये इस समय नहीं है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V²/P। अगर मेरे को पता है कि किस वोल्टेज पे डिसाइड यूज करना है बल्ब को और कितना पावर मुझे इससे प्रोड्यूस करना है, तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया। मैं रेजिस्टेंस हाई रखना है कि लो रखना है ये नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये 40 वाट और 60 वाट बल्ब के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकता हूँ कि 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा और 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस of a given device is fixed. Now to create that resistance, उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए अगर मैं रो हाई रखूंगा और साथ ही साथ चलो एरिया भी पतला रख लूंगा, एरिया भी कम रख लूंगा, तो उतना रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए मुझे लेंथ कम लगेगी। लेंथ आपको बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कमरे के साइज से तो तुम्हारा बल्ब भी हो जाएगा। आपको दो काम करने होंगे, यू नीड अ डेफिनेट रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, बट वी वांट अ कॉम्पैक्ट बल्ब। सब कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, तो कॉम्पैक्ट बल्ब के लिए रो को हाई रखो और ए को कम रखो, तो एल कम हो जाएगा, एरिया भी कम है और एल भी कम है, तो वॉल्यूम जो मटेरियल यूज हो रहा है, मास यूज हो रहा है फिलामेंट में टंगस्टन का, वो भी कम लगेगा, तो वो सस्ता भी हो जाएगा। Got it? रो हाई रखने से मतलब R depends upon the power rating and voltage rating only, and it is fixed for a particular bulb. उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए अगर आप रो हाई रखोगे और एरिया कम लोगे, पतला वायर यूज करोगे, तो L भी कम लेना पड़ेगा, L भी कम होगी, A भी कम हो गया, तो मास ऑफ द वायर यूज कम हो गया, तो बल्ब सस्ता बनेगा। कॉम्पैक्ट बल्ब बनाने के लिए रेजिस्टिविटी हाई रखनी चाहिए। तो बात बेसिकली ये है कि अगर हीटिंग डिवाइस है
या इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपको इल्यूमिनेशन चाहिए या हीट चाहिए, तो मेरा ये कहना है बोथ हाई, ऐसे मैं याद कराता हूँ। एच फॉर हाई, बोथ हाई। कौन कौन? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी मुझे हाई चाहिए और रेजिस्टिविटी भी हाई चाहिए। आर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो v स्क्वायर और p से डिसाइड होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई चाहिए कि ये जल्दी मेल्ट ना हो जाए, इन टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर पाए, और रेजिस्टिविटी इसलिए चाहिए ताकि बल्ब कॉम्पैक्ट बने और छोटा बने। हीटिंग डिवाइस के लिए दो बोथ हाई, ये दोनों बोथ हाई। नेक्स्ट डिफरेंट जर्नल पे जा रहे हैं। 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ 10 ओम लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन है ना वो 22 केवी की है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस है वो कितना है? सवाल में इसने मुझे एक पावर दिया और एक वोल्टेज दिया है। 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ 10 ओम लाइन एट 22 केवी। मुझे कुछ एग्जैक्ट सिचुएशन समझ में तो नहीं आ रही, पर मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं अगर P दिया है और V दिया है तो पहले I निकाल लेता हूं। उसको दो चीजें दी हैं तो मैं I निकाल लेता हूं P बाय V। जो टोटल पावर है वो 2.2 किलो है और ये 22 किलो है। किलो किलो कैंसिल कर गया, I हो गया 1/10, 0.1 एम्पियर। और पावर लॉस होगा ट्रांसमिशन लाइन में I स्क्वायर R। इसमें रेजिस्टेंस भी ट्रांसमिशन लाइन का लूंगा और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो I स्क्वायर है 0.1 स्क्वायर इंटू 10, so that is 0.01 into 10 is 0.1 watt। ये आंसर है। मुझे जिसकी दो बातें पता है, कहता 2.2 वॉट ऐसा कुछ होता है ट्रांसमिशन लाइन, एक्चुअली एसी पावर ट्रांसमिट होता है तो मैं एसी पावर बना लेता हूँ। ये लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस है एक प्रकार से वायर्स का, ट्रांसमिशन वायर्स का, और ये एक्चुअली लोड होता है। ये जहां हम लोग बैठे होते हैं, हमें बिजली मिलती है हमारे घर में, ये यूजफुल लोड है, ये सप्लाई वोल्टेज है। तो कह रहा है 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ 10 ओम लाइन एट 22 केवी। शायद ये उसने मुझे 22 केवी दिया है और शायद ये यहाँ पे वोल्टेज ये दिया है 2.2 किलोवाट। अब एक ही सर्किट है तो मैं इससे पहले आई निकाला और आई स्क्वायर आर यहाँ का लॉस है, आई स्क्वायर आर यहाँ का लॉस है ट्रांसमिशन लाइन का। पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस उसने 10 ओम दे दिया है, पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस उसने 10 ओम दे दिया है। ये बात समझ लेना। ट्रांसमिशन लाइन में एक होता है गो कंडक्टर और एक होता है रिटर्न कंडक्टर, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो आपको इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस उसने 10 ओम दिया है। गो कंडक्टर और रिटर्न कंडक्टर, ये तो लोड है, इससे जो पावर मिलेगा वो तो यूजफुल पावर है। यहाँ जो पावर खर्च होगा वो पावर लॉस्ट है ट्रांसमिशन लाइन में। हमको पता है कि बहुत खेतों से होती हुई ट्रांसमिशन लाइन आती है, बड़ी लंबी लंबी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लंबी लाइंस होती हैं, टावर्स पे सपोर्टेड होती हैं, और फिर उनमें अच्छा खासा पावर लॉस होता है। तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस 10 ओम है। ओके, टू सिटीज है 150 किलोमीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वहां होती है जहां थर्मल पावर प्लांट होता है, कोयला सस्ता होता है, पानी खूब होता है। जनरेट कहीं और करते हैं और यूज तो हम पूरा हिंदुस्तान में करते हैं, ग्रिड पे डाल देते हैं बिजली। एमपी की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की, तो बिजली जनरेट होती है कोरबा में या सारनी में, और यूज हम लोग यहाँ करते हैं बैठ के। आबू धाबी में बिजली पैदा होती है, दुबई में, शारजा में, वहां से बिजली जाती है। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। शायद ये ट्रांसमिशन लाइन के पर किलोमीटर। एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर भी 0.5 ओम दिया है। तो पावर लॉस इन द वायर इज, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में लॉस पावर पूछ रहा है। शर्मा, वेरी गुड, शाबाश। ओके, ठीक है, चलिए मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। The two cities are 150 kilometer apart
तो बस सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो यहाँ वो सिटी ए है जहाँ पावर जनरेट हो रहा है और ये वो सिटी बी है जहाँ पावर डिलीवर हो रहा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टोटल वायर लगेगा आपको सर्किट में वो 300 किलोमीटर लगेगा। ऑल द कैलकुलेशन शुड बी डन फॉर 300 किलोमीटर ऑफ वायर। बोला एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, तो भैया रेजिस्टेंस तो यहाँ भी है वायर में और यहाँ भी है। All calculations should be done for total 300 kilometer. So total voltage drop, उसने बोला है voltage power, voltage fall of potential per kilometer any transmission lines में। तो total voltage drop across transmission line is 300 into 8, 2400 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, 1200 यहाँ पे और 1200 यहाँ पे। इसी तरह जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 150 to 0.5, 75 ohms नहीं into 2, 150 किलोमीटर ये है पर ये भी है 150 किलोमीटर और रेजिस्टेंस पर किलोमीटर आपको दिया है तो आप 300 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा पूरे गो कंडक्टर एंड रिटर्न कंडक्टर का मिला के 150 ओम। अब मुझे एसी पर होने वाला वोल्टेज दिया है और एसी का रेजिस्टेंस दिया है तो पावर यहाँ जो होता है वो लॉस होता है, पावर हो जाएगा V²/R। तो वो 24 into 24 into 100 into 100 upon 150 हो जाए, पावर इज V²/R। तो ये एक कैंसिल हो गया और फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ये 3 8 जा हो गया और ये 3 5 जा हो गया, 8/5 यानी 1.6 into 24 और शायद 1000 हो आएगा किलोवाट। ठीक है, ये 1000 वाला जो है इसके लिए मैंने किलो लिख लिया। सो दिस इज द फाइनल स्टोरी। आपको जरूर हमेशा वो कंडक्टर और रिटर्न कंडक्टर मिला के ही बात करनी होगी। हमेशा आपको वायर की लेंथ 300 ये दोनों लेनी होगी। जब भी बोलता पर किलोमीटर 150 किलोमीटर अपार्ट बोल दिया तो फिर ये पूरा 300 किलोमीटर की ही कैलकुलेशन होगी। सिर्फ एक तरफ का वायर लेके कैलकुलेशन जो होगी वो गलत होगी। तो AIPMT 2014 में जो क्वेश्चन आया उसके ऑप्शंस बना के दिए गए। नेक्स्ट, चार्ज फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R विद टाइम t, Q की इक्वेशन इसने दे दी। तो टोटल हीट प्रोड्यूस इन R इज, टोटल हीट मतलब जब तक करंट इसमें जीरो नहीं हो जाता। तो सबसे पहले तो I निकालिए dQ/dt से और I को जीरो निकालिए और ये देखिए कि I कब जाके जीरो हुआ है और फिर I²R इंटू dt का इंटीग्रेशन करिए फ्रॉम 0 टू दैट टाइम जब जाके करंट जीरो हुआ। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 मिनट खाएगा, ज्यादा खाएगा, 10 मिनट खाएगा। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं, अब हीट प्रोड्यूस चाहिए तो मुझे पावर का फॉर्मूला पता है, वर्क अपॉन टाइम। इस चैप्टर में dH/dt, तो dH is P dt, so dH is I²R dt। और अगर आपको हीट प्रोड्यूस चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt फ्रॉम 0 टू t, ये है वो टाइम जब तक सर्किट में करंट बहता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हमने हीट निकालने का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो वहां पे इनफाइनाइट टाइम तक करंट बहता है। डिस्चार्जिंग में
तो अप टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया था। यहाँ पे पहले वो टाइम निकालेंगे जब करंट 0 हो जाता है और फिर उस टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे। इतना करेंगे हम। पावर है dw by dt, वर्क अपॉन टाइम इन dh by dt, dh है p dt, तो पावर है i स्क्वायर r, तो h इज दिस i स्क्वायर r dt फ्रॉम 0 to t। ये किसी भी टाइम t में टोटल हीट प्रोड्यूस का जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अब फर्स्ट वी शुड हैव i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो चार्ज की इक्वेशन दी थी उसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, दिस इज i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अब इसको मैंने 0 से इक्वेट करके देखा कि करंट कब जाके 0 होगा। तो इतने टाइम तक सर्किट में हीट पैदा हो रही है। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ i स्क्वायर r dt को और टाइम लूंगा 0 से a/2b, और आसानी के लिए मैं आखिर तक इसे t लिख देता हूँ और सबसे लास्ट में मैं t की वैल्यू डाल दूंगा a/2b। अब हम इस इंटीग्रेशन को आगे करते हैं, ओपन ही कर देते हैं, इसको ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेट किया, i की इक्वेशन यहां से लिख ली, ये i की इक्वेशन है, ये स्क्वायर है, ये r dt है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ पे r और आएगा dt। तो ये मैं इस पूरे को भी a/2b तक ऐसा इंटीग्रेट करूंगा यहाँ तक, और लास्ट में टू r डाल दूंगा, ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, जो टोटल हीट जो है इसमें t की ये वैल्यू डाल दीजिए। लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर सब में t का टर्म आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। तो हीट का आंसर आएगा a स्क्वायर इंटू टी यानी a/2b प्लस 4b² by 3 और t क्यूब यानी a³ by 8b³ माइनस 2ab t स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 4b²। और इस पूरे को हम बाद में एक r से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये है। तो ये हीट का आंसर आ गया, इधर आया पहला टर्म आया a³ by 2b और इधर आया ये भी प्लस ही आ रहा है, ये a³ बच गया, a³ बाय शायद 6b बच रहा है, ये b² और b³ से b नीचे बच गया और ये 2 3 6 बच गया, और माइनस एक b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a³ माइनस a³ अपॉन 2b। ये तो शायद कैंसिल ही हो गया और आंसर आ गया a³ r अपॉन 6b। ये टोटल हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इसका यहाँ जो आंसर आ रहा है, जो फाइनल आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a³ बाय 6b और एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाय r। दिस इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूजिंग करंट। हम जानते हैं फ्यूज एक एलिमेंट होता है, सीरीज में जुड़ता है और पूरी लाइन को मेल्ट होने से बचाता है। ठीक है, लिमिट से अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है हमारे घर में तो फ्यूज उड़ जाता है। आजकल एमसीबी का जमाना है और हाँ, फ्यूज पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आज भी आते हैं फ्यूज पे क्वेश्चंस, तो फ्यूज उड़ जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूजिंग करंट यानी अगर हम अपने घर की सारी डिवाइसेस ऑन कर दें, जितनी भी इक्विपमेंट्स घर में जुड़े हुए हैं सबको ऑन कर दें, तो जो टोटल करंट सर्किट से बहेगा, सप्लाई से बहेगा, उस करंट को हम फ्यूजिंग करंट कहते। लिख लेते हैं, टोटल करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई इफ ऑल द डिवाइसेस इन द सर्किट आर स्विच्ड ऑन। टीवी 5 एम्पियर करंट लेता है, कोई बल्ब 10 एम्पियर करंट लेता है, गीजर 15 एम्पियर करंट लेता है, एसी 32 एम्पियर करंट लेता है। सारी डिवाइसेस ऑन कर दीजिए और टोटल करंट मान लीजिए 100 एम्पियर आ रहा है, तो जो फ्यूज है वो 100 एम्पियर रेटिंग का हम बनाते हैं। इससे ज्यादा अगर करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट में, मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। पर ऐसा मत सोचना कि अगर टोटल सारी डिवाइसेस का करंट 100 एम्पियर आ रहा है तो फ्यूजिंग करंट 100 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो जो भी नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन हो वो टिक कर दें, ऐसा नहीं। अगर टोटल करंट 100 आ रहा है तो 100.1 पे भी ये फ्यूज हो जाएगा, 100.01 पे भी फ्यूज हो जाएगा। तो ये नहीं कि ऑप्शन में जो नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन है 110 है
तो आप बोलो फ्यूजिंग करंट 110 होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है सारी डिवाइसेस चलनी तो चाहिए, सब सारी डिवाइसेस ऑन कर रहे हैं तब तो फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब सारी डिवाइसेस ऑन कर दें तो जो करंट सप्लाई से चलता है बस हम फ्यूज वायर उसी रेटिंग का लगाते हैं, उतने पे वो ब्लो हो जाना चाहिए। सारी डिवाइसेस अगर ऑन है उस समय जितना करंट चल रहा है सप्लाई से उतनी रेटिंग का फ्यूज करंट लगाते हैं, और उतना करंट अगर सर्किट ड्रॉ करे तो फ्यूज शुड ब्लो ऑफ, फ्यूज उड़ जाना चाहिए या एमसीबी गिर जाना चाहिए। एक्चुअली किसी भी इक्विपमेंट में फ्यूज वायर हो या कोई बल्ब हो, जब भी आप उसे स्विच ऑन करते हो ना, उसमें करंट भेजते हो, तो शुरू में उसमें हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है I/R/dt, उसमें हीट पैदा भी होती है। मान लीजिए एक हीटर की हम बात कर रहे हैं या फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं, एक हीटर को ऑन किया तो उसमें टाइम के साथ जो टोटल हीट पैदा हो रही है वो बढ़ती चली जाएगी। पावर तो I/R है, पावर कभी मेल्टिंग की बात करते हैं, फ्यूजिंग की बात करते हैं तो पावर से नहीं करते हैं, हीट से करते हैं, इसलिए I/R से नहीं करते हैं, I/RT से करते हैं। चलो उसे dt लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, टोटल हीट जो पैदा हुई है इतने टाइम इंटरवल में वो बढ़ती जाएगी, तो वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है वो दोनों काम साथ साथ करता है, उसमें हीट पैदा भी हो रही है और हीट रेडिएट भी हो रही है। ये Q/T, स्टीफन्स लॉ, Q/T E/A सिग्मा है ना, ये जो अभी टेम्परेचर है वर्तमान में फिलहाल फ्यूज वायर का या हीटर का, ये वो टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो एक्चुअली जब आप वायर में करंट भेज रहे हैं, एक हीटर को आपने स्विच ऑन किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि उसमें हीट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हीट रेडिएट भी होती जा रही है, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब आप हीटर को स्विच ऑन करते हो एक बंद कमरे में, और भले उसमें वैक्यूम हो, मतलब कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, क्लोज रूम मतलब कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, तो पहले तो चूंकि ये हीट पैदा हो रही है, टाइम बढ़ रहा है तो टोटल हीट बढ़ रही है, और हीट अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि हीट अभी इसका टेम्परेचर बॉडी का कम है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम है। शुरू में बॉडी का टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम है, और हीट पैदा होने का रेट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट पैदा ज्यादा हो रही है और बाहर कम जा पा रही है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। When a heater is switched on in a closed room, first its temperature goes on increasing as total amount of heat produced goes on increasing with time, और उस समय dissipation का रेट कम है। As the temperature increases, heat dissipated to surrounding also increases. जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट उसके अंदर ही रह रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट बढ़ेगा, और एक समय आता है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, हीट के पैदा होने का रेट और हीट के डिसिपेशन का रेट बराबर हो जाता है, क्योंकि हीट के पैदा होने का रेट तो एक प्रकार से कांस्टेंट ही है, वो तो पावर पे डिपेंड कर रहा है, पर हीट के डिसिपेशन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब ये लिमिट आ जाती है कि हीट के पैदा होने का रेट और हीट के डिसिपेशन के रेट बराबर हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। मतलब जितनी हीट पर सेकंड पैदा हो रही है उतनी हीट पर सेकंड उड़ भी रही है, तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और अब फ्यूज वायर या हीटिंग वायर मेल्ट नहीं होगा। यदि आप गलती से वेकेशंस पे चले गए, एक महीने की छुट्टी पे चले गए और आप हीटर ऑन करके चले गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिजली का बिल ही बढ़ेगा बस, कहीं कोई आग वाग नहीं लगेगी, कहीं फायर नहीं लगेगी, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कुछ भी ओवरहीट होने से, एक लिमिट ओवरहीट हुआ अगर किसी कारण से हीट डिसिपेशन का रेट कम हो गया, मतलब आइडियली थियोरेटिकली स्पीकिंग फाइनली देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल नेसेसरली बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन होगा ही होगा when rate of production of heat due to current becomes equal to rate of loss of heat to surroundings due to radiation, and finally temperature becomes constant. ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ते ही चला जाएगा। ये सोचना गलत है कि जो हीटिंग फिलामेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट है या जो फ्यूज वायर है
उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला ही जाए। एक समय आएगा जब वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। और अगर वो टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट उसके पहले ही आ गया तो फिर मेल्ट हो जाएगा। एक अल्टीमेट टेम्परेचर पे आके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिलामेंट का टेम्परेचर या हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर या फ्यूज वायर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा। आपने कंटिन्यूसली तो सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, पर टेम्परेचर कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा। गॉट इट? हाँ, अगर वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है जिसपे इक्विलिब्रियम आएगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का बड़ा महत्व है। आइडियली तो फ्यूज वायर को कभी मेल्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा। टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर शुरू में तो बढ़ता है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी हीट पैदा हो रही है उतनी हीट लॉस भी होने लगती है हर सेकंड। अब हीट स्टोर ही नहीं हो रही है। अगर इसके एटम्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बिल्कुल तय है कि एक समय तक हीटर एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। पर हाँ, अगर उस टेम्परेचर के कांस्टेंट होने के पहले ही मेल्टिंग पॉइंट उससे भी कम है तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज वायर में यही होता है, मेल्टिंग पॉइंट को इसी तरह से रखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम के आने के पहले ही, मतलब यही इक्विलिब्रियम कंडीशन कैलकुलेशन हम इसी से करते हैं। हम यही मानते हैं कि बस ये इससे जो टेम्परेचर निकलेगा वही मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट चूज करते हैं। ऑल राइट, इसी की बात आगे करते हैं। अब हम इस फ्यूजिंग करंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हमने बात की थी कि जो आई स्क्वायर आर है क्यू बाई टी, मैं दोनों के क्यू बाई टी को ये इक्वेट कर रहा हूं ये, और यहाँ पे तो घर के सप्लाई में जैसे फ्यूजिंग करंट कितना होना चाहिए यही निकाल रहा हूँ। तो आई स्क्वायर आर को लिख लेता हूँ रो एल बाई ए, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये जो एरिया है ना, अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो ये 2 पाई आर एल है, और बाकी तो सब कुछ 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 है। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, और हीट डिसिपेशन तो सरफेस से हो रहा है ना, तो कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। ये एरिया अलग है, ये एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसा लिख देता हूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये सरफेस एरिया है जो हीट डिसिपेशन का एरिया है। तो आई स्क्वायर इंटू रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, अब लगा देता हूँ 2 पाई आर एल, बाकी सब कांस्टेंट के खाते में जाने देते हैं। तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एल टू द पावर 0 अपॉन रो। ये है रिलेशन। जैसे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है ना, ऐसे फ्यूजिंग करंट में आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। अगर आप फ्यूज वायर थोड़ा मोटा ले लें तो फ्यूज जो मेल्ट होगा थोड़ी देर बाद होगा। ये कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन है। ये हीट के पैदा होने का रेट है और ये हीट के डिसिपेशन का रेट है, ठीक है। अगर हीट के पैदा होने का रेट थोड़ा भी बढ़ गया तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो जो बाउंड्री केस है उस समय जो करंट है बस उसी को फ्यूजिंग करंट कह रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम आ चुका। ये रिलेशन थोड़ा सा आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो याद रह ही जाएगा। लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, ये भी ध्यान रखिए। और रो वाली बात थोड़ा और ध्यान रख लीजिए, इसमें रो का टर्म नीचे आ रहा है। फ्यूजिंग करंट रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फ्यूज वायर के लिए। पहले तो मटेरियल लिख दीजिए। मटेरियल जो है फ्यूज वायर का आइडियली तो लेड और टिन का एक अलॉय होता है, और ये लेड और टिन का अलॉय हम लोगों के घर में ज्यादा अवेलेबल होता तो है नहीं, इसलिए हम कॉपर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के घर में जहां भी कहीं वायर है उसको हम दांत से थोड़ा सा छीलते हैं, जैसा भी वायर हमें मिल जाता है, और उसी से फ्यूज कंप्लीट कर देते हैं। आजकल तो एमसीबी का जमाना है, आप एमसीबी जाके ऊपर उठा देते हो। एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल एसेंशियली वो ग्रेविटी है। पर फ्यूज वायर में अभी अभी आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो आया। जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है वो एक तो ये है ही कि मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़े तो ये तुरंत मेल्ट हो जाए। बहुत देर में मेल्ट होगा अगर तो लाइन पहले मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज वायर बाद में मेल्ट होगा। आप जानते हैं, आप इसे सीरीज में जोड़ते हैं
तो यही पहले मेल्ट होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए ताकि फिर फ्यूजिंग करंट थोड़ा ज्यादा है, जल्दी से फ्यूज ना हो जाए। रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है। मतलब फ्यूज वायर में बोथ लो, इसको मैं याद कराने के लिए बोलता हूं फ्यूज वायर में बोथ फ्यू, मेल्टिंग पॉइंट भी लो और रेजिस्टिविटी भी लो, और हीटिंग वायर में बोथ हाई, हीटिंग एलिमेंट में हम बोलते हैं बोथ हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई और रेजिस्टिविटी भी हाई, H फॉर H बोथ हाई और F फॉर F बोथ फ्यू, फ्यूज वायर में बोथ फ्यू और हीटिंग एलिमेंट में बोथ हाई, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या है कि अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी लो लेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट है और यहाँ पे ये आपने फ्यूज वायर दिखा रहा हूं मैं, और ये मेरे वेरियस डिवाइसेस हैं जो आपस में पैरेलल में हैं या जो सप्लाई के पैरेलल में है, ये सीरीज में जुड़ता है, बाकी सब पैरेलल में जुड़ती है। अब रेजिस्टिविटी यहाँ पर जो अगर काफी हाई आई जाए और रो कम होगा तो इसका आर भी कम होगा, तो इस पे क्या होता है फिर, इसका रो अगर ज्यादा ले लेंगे तो हीट ज्यादा पैदा हो जाएगी, करंट तो यहाँ ज्यादा जाएगा निश्चित है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स का करंट का सम है, करंट तो ज्यादा जाएगा तो आर कम होना चाहिए। तो अब इसका एल और ए तो सब नेग्लिजिबल है, छोटा सा फ्यूज वायर होता है, एल भी कम है और एरिया भी जो चाहे रखना है रख लो, पर बेसिकली सारा खेल है इसके भाई, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हीट ज्यादा पैदा होगी तो जल्दी मेल्ट हो जाए, इसलिए हमें इसका रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम इसकी रेजिस्टिविटी कम लेते हैं, क्योंकि एल और ए तो यहाँ वैसे ही नेग्लिजिबल है, मेन खेल है रो का, रो आपको कम लेना चाहिए, रो कम लेंगे तो हीट इससे जल्दी से बहुत सारी हीट पैदा नहीं होगी, काफी समय लगेगा, ठीक है ना। आई तो बहुत ज्यादा है ही, अगर आर भी ज्यादा ले लिया तो जल्दी उतनी हीट पैदा हो जाएगी कि मेल्ट हो जाए। एनीवे खैर आपको फॉर्मूले से ध्यान रखना है और अल्टीमेट तो बस जिंगल से याद रखना है, फ्यूज वायर में दोनों फ्यू और हीटिंग वायर में दोनों हाई, बस। The two identical fuses are rated at 10 ampere. Fuse rating, if they are connected in series and parallel. Fuse rating मतलब फ्यूज को एक बार सीरीज में जोड़ा है और एक बार फ्यूज को पैरेलल में जोड़ा है, सर्किट तो वही का वही है, सर्किट को सीरीज या पैरेलल में नहीं जोड़ा है, सर्किट तो वही है, सिर्फ फ्यूज रेटिंग को सीरीज या पैरेलल में जोड़ा है। क्या अगर आप इन्हें सीरीज में जोड़ दोगे, ये सप्लाई है एसी सप्लाई, अब ये एक फ्यूज वायर है और ये दूसरा फ्यूज वायर है और यहाँ सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस पैरेलल में जुड़े हैं, तो एक भी अगर ब्लो हो गया तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सीरीज में तो 10 एम्पियर ही आएगा, एक 10 एम्पियर में एक स्विच ब्लो हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, इसमें इतनी हीट पैदा होती है कि पिघल जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, अब पूरे सर्किट में करंट नहीं जाएगा, बल्ब जब फ्यूज होता है तो भी हीट के कारण बल्ब का फिलामेंट पिघल जाता है। अब अगर मैंने इन्हें पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो फ्यूज कोई भी मेल्ट तब होगा जब हर एक में इंडिविजुअली करंट 10 एम्पियर जाए, ये 10 एम्पियर से मेल्ट होता है, तो टोटल करंट अब हमारा 20 एम्पियर तक चल सकता है लाइन से, ताकि ये दोनों 10 एम्पियर जब जाएगा तो ये सर्किट मेल्ट होगा, तब ये मेल्ट होगा, तो टोटल फ्यूज रेटिंग हो गई इस समय पैरेलल में हो गई 20 एम्पियर की। बढ़िया, the factory is served by 220 volt line in a circuit protected by 10 ampere fuse, maximum number of 100 watt lamps that can be turned on. तो टोटल करंट सर्किट में जो है ना वो 10 एम्पियर होना चाहिए बस, तो आई ईच निकाल लेता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इनटू करंट ड्रॉन बाय ईच शुड बी इक्वल टू 10 एम्पियर, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इनटू करंट बाय ईच, अब इसका P दिया है और इसका V दिया है, तो ये है 100 बाय 220 P बाय V, दिस इज इक्वल टू 10, तो N आएगा इस तरह से 22 बल्ब आ रहा है कैलकुलेशन से। शायद आपके मन में कभी हल्का सा ख्याल आए कि यार ये तो बाउंड्री केस है, अगर 22 के 22 सारे बल्ब अगर हम ऑन कर दें तो कायदे से तो फ्यूज वायर नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं उतने तो सारे जलने ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। शायद आपको लगेगा कि इससे जो नेक्स्ट बड़ा आंसर है वो आंसर दे देते हैं,
अगर 25 इससे नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन है तो आपको लगेगा कि 25 बल्ब जब जोड़ें तब जाके ये उड़ना चाहिए, 22 को तो बल्ब सपोर्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो कैलकुलेशन से आंसर आता है बस वही उतना ही हम आंसर देते हैं। हाँ, अगर 22.2 आता तो हम कैलकुलेशन से बोलते 22 बल्ब जोड़ना, 22.2 तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, और एक ज़्यादा जोड़ देंगे तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो फ्यूज हो जाएगा। एनीवे दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।